सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इमरान खान साहब जो भी कदम उठाएं ऑपोजिशन को वो अच्छा नहीं लगता। अब जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब को ब्रॉडशीट की कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद कर दिया है। और उनका ये कहना है, उनके एतराज़ात ये हैं कि जी ये तो नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है चूँकि पनामा केस में भी ये जज थे जो फैसला मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया था उसमें, तो इस वजह से भी जो JIT भी बनी थी तो उस हवाले से भी शायद नून लीग इस पर खुश नहीं है। तो क्या वजह है, जबकि जब शेख अजमत सईद साहब का प्रोफाइल देखा जाता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत माहिर वकील भी समझे जाते हैं अपने दौर के, और साथ साथ जब जज बने तो जब रिटायरमेंट हुई तो कहा गया कि इतना बेहतरीन जज के हर केस को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन क्या ये वॉल्यूम 10 का चक्कर तो नहीं है कि अजमत सईद साहब को वॉल्यूम 10 के बारे में भी पता है, क्योंकि JIT जब बनी थी तो उसमें एक वॉल्यूम को खुफिया भी रखा गया था, उन डॉक्यूमेंट्स को खुफिया रखा गया था, वो वॉल्यूम 10 था। तो क्या वजह है कि शेख अजमत सईद साहब के इस तरह से सरबराह मुकर्रर होने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इतने शदीद एतराज़ात हैं? उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कोई अकबरा परवरी का इल्ज़ाम नहीं, कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं है, फिर भी वो कहते हैं जी इनको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हमजा शहबाज साहब ने अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस क्यों ली है, ख्वाजा आसिफ साहब को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, इन सब पर बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब एक दफ़ा फिर खबरों में आ गए हैं और इस दफ़ा भी कोई अच्छी वजह से नहीं आए, इन सब पर बात। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, आप चूँकि इन मामला को समझते हैं, कई दफ़ा कोर्ट में जा चुके, कई केसेस आपने दायर किए, रिट्स हों, सब कुछ, और आप ये नैब के मामला को भी समझते हैं, तो क्या वजह है कि शेख अजमत सईद साहब, उनके ऊपर कोई दाग उस तरह का नहीं है, कोई करप्शन का या कोई उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट्स की हों, फैसले इस तरह के दिए हों, कोई नहीं, एतराज़ क्या है इन पर कि जी क्यों नहीं पसंद आ रहे? एक तो नून लीग का चले एतराज़ तो समझ आता है कि उनको तकलीफ़ है कि जो पनामा केस के अंदर फैसला आया और उसमें जो बड़ी बड़ी जो ऑब्जर्वेशन थी या बहुत सारे जो पॉइंट थे या जो उनकी 2 नंबरियाँ थी वो पकड़ी अजमत सईद साहब ने पॉइंट आउट की और फिर जजमेंट के अंदर भी वो सारी चीज़ें मेंशन है। दूसरा नून लीग का ये एतराज़ है कि जब ये ब्रॉडशीट का मामला हो रहा था उस वक़्त वो नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे गालबन, तो उस दौर के अंदर अब मामला ये है कि चले नून लीग को तो ये मामला हो गया, लेकिन उसामा साहब बहुत सारे जो दानिशवर हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस मामले पे। जब से ये सामने आया है मामला, उनका नाम सामने आया है, बहुत सारे जो दानिशवर हैं, साफ़ी हैं, बहुत सारे जनाब लोग वो उनके पेट में रोड उठ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके क्या ज़ाती नुकसानात हैं किए उन्होंने या क्या उनको इससे नुकसान क्या पहुँचाया उनको, क्या अब मामला ये है कि मेरा ख्याल है नून लीग को जो ख्वाहिश है ना जस्टिस क्यूम को लगा देना चाहिए। अच्छा। वो सही रहेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, सबसे अच्छे अपराइट हैं जज, बहुत मेरा ख्याल है। चलें, आपकी बात शेख रशीद ने भी कही है और फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं इफ्तिखार चौधरी इनको चाहिए, इफ्तिखार चौधरी हो या नहीं। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ तो आखिर में इन्होंने हाथ कर दिया था। अच्छा। वो तो इसको कभी भी नहीं कहेंगे आप इफ्तिखार चौधरी साहब को लगाएं, क्योंकि उनको इन्होंने कहा था कि हम आपको सदर मुल्कत बनाएंगे। अच्छा, और उस चक्कर में आपको पता ही है राना सनाउल्लाह के जरिए रिश्तेदारी भी है, बहुत सारे काम भी उनसे निकलवा लिए गए और पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो बेड़ा गर्क किए रखा, उनके बतौर अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते रहे। कोई वो मनसूबा करते थे। ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट में RBP केस है, जितने भी केस है बड़े वो पहुंच जाते थे। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के उनको इनवाइट किया गया, बाकायदा ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जनाब आप आ जाएं। मेमो गेट में नवाज शरीफ साहब चले गए वहाँ पे। तो मामला ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब हों, जस्टिस क्यूम साहब हों, खलील रहमान जो रमदे साहब हों, वो इस तरह के जज तो उनके लिए बहुत फेवर जी जी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने कहा इन्होंने तो सेल बनाया हुआ था इफ्तिखार चौधरी और जो अपराइट कोई जज जो जिसके ऊपर कोई एक बंदा उंगली नहीं उठा सकता उनके पूरे कैरियर के ऊपर। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, एक उंगली कोई एक मतलब किसी हवाले से भी उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल उठा दे आप नहीं, तो फिर अगर ऐसा बंदे को लगाया जाता है
तो उसके ऊपर भी अगर कोई तनकीद होती है या उस पर बाबर डोगर साहब, दशनाम तराजी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या वजह नजर आती है आपको, क्या वजह नजर आती है कि ये क्यों नहीं शेख अजमत सईद साहब को पसंद आ रहे? कोई उनके मतलब इमरान खान ने तो साफ ऐलान किया कि जो है इसमें उसमें नैब के भी आएंगे लोग, ज़ाहिर है 20 साल जो हुआ, किस तरह से ये जुर्माना हो गया नैब को, पाकिस्तान को पैसे देने पड़ गए ब्रॉडशीट को, कौन लोग थे उसमें, परवेज मुशर्रफ का दौर भी आएगा, तो ये तो सब इसमें नजर आ जाएंगे। इसमें खौफ की क्या बात है पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, इतना डर किस बात का है? उसामा साहब, जो ये इंक्वायरी कमीशन बना है, अगर मैं इसका मैंडेट देखूं जी, तो ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि जो नून लीग इल्ज़ाम लगा रही, देखें जो पनामा जो केस था, उसमें जो JIT बनी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी, उसके बाद इन्होंने वर्डिक्ट दी, जिस बेंच ने नवाज शरीफ को सज़ा दी उसमें का ये हिस्सा थे, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल है जी कि अगर सारी चीज़ें देखी जाए ब्रॉडशीट के हवाले से, वो जो पॉइंट थे जो नवाज शरीफ से रेलेवेंट थे कि नवाज शरीफ की जो बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं या पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो करप्शन है, जो JIT रिपोर्ट में जो सारी रिफ्लेक्ट हुई और जिसकी बुनियाद पर उनको सज़ा हुई, या उनके खिलाफ अल अजीज़िया और हिल मेटल जो केसेस हैं वो बने हुए हैं, रेफरेंसेस बने हुए हैं। जी। अच्छा, ये सारा मामला तो पहले ही सब जुडिस है। मेरा मतलब नवाज शरीफ को एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, अल अजीज़िया में उनको सज़ा हो गई, हिल मेटल में उनको वो बरी हो गए, उसके खिलाफ नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है, जब ये भी गए हुए हैं अपील में, ये भी अपील में गए हुए हैं। तो मामला तो सारे सब जुडिस हैं। तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन में बैठे हैं, वो सब जुडिस मैटर को तो छेड़ ही नहीं सकते, हाथ ही नहीं लगा सकते, ये जो क्लियर है, मैंडेट ही नहीं। तो चूंकि नवाज शरीफ का जो सारे केसेस हैं वो सारे कोर्ट में हैं, तो वो तो इनकी ज्यूरिडिक्शन से वैसे बाहर चलेगी, जज साहब की ज्यूरिडिक्शन से बाहर चले गए। अब उनका जो मामला बाजार नजर आ रहे हैं, वो तो जो आ रहे हैं वो है कि नैब ने जो एग्रीमेंट किया ब्रॉडशीट के साथ, वो एग्रीमेंट क्यों कैंसिल किया गया। उसके बाद 2008 में जो ब्रॉडशीट कोलोराडो जो थी, जिसके हेड जेम्स थे, उनको और जो दूसरी एक कंपनी थी, उनको जो $37 मिलियन की $3.7 मिलियन की पेमेंट की गई, वो क्यों की गई। बाद में जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें वो कंपनियां जाली करार दी गई, और जो लंदन हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ जिसके तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट को $28 मिलियन देने पड़े जी, उस समय मेरा मतलब कि हमें क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान के 6-7 अरब रुपये हमने पे कर दिया कंपनियों को, हमें क्या $1 रुपया भी नहीं आया। एग्रीमेंट करने वाली नैब, जो केसेस हुए उसमें नैब के वकला जो है वो जाते रहे, चाहे वो 2008 में थे वो सूफी साहब, अच्छा, या अब थे। तो ये तो नैब वर्सेस जो है अजमत सईद है, जो इंक्वायरी करनी है वो तो नैब की है, क्योंकि जो मेरी जो नाकस राय है उसमें ये है कि नवाज शरीफ के तो सारे केसेस खल साहब सब जुडिस हैं, उनको तो अजमत सईद साहब किस तरह से छेड़ सकेंगे। लेकिन पुराने 200 लोग तो है ना उसमें चीजें सामने आएंगी। क्या क्या? हाँ जी, इस कमेटी ने वो काम नहीं करना, वो 200 लोगों के बारे में जो करनी है तहकीकात, वो तो नैब ने करनी है या नहीं करनी। ये जो कमेटी का मैंडेट है, ये इसने करना क्या है, ब्रॉड शीट का जो मुआहदा है जी, क्या वो मुआहदा ट्रांसपेरेंट था, वो शफाफ था, क्या उसमें हुकूमत पाकिस्तान के स्टेक्स जो है उसको मद्देनजर रखा गया, क्या ये जो पेमेंट हुई है, क्या ये पेमेंट जो है हुकूमती खजाने को जो नुकसान किया गया है इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या किकबैक और कमीशन किसी ने ली है इसमें, नैब के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने आप जो बातें कर रहे हैं, अगर ये बातें हैं तो फिर अब अगला सवाल है, अगला सवाल ये है खल साहब, जो सवाल पैदा होता है फिर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, यही मैं कह रहा हूं कि इसमें सारे मामले के अंदर देखिए पीपल्स पार्टी के नए बुखारी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा भी हम इसको मुस्तरद करते हैं, नून लीग कह रही है हमको मुस्तरद करते हैं, और वो कह रहे हैं सारा मलबा जो है साबका हुकूमतों पर डाला जाएगा। मुझे ये बताएं कि जो इसमें मुशर्रफ भी आते हैं, मुशर्रफ ने मुआहदा किया भी और कैंसिल भी उनके दौर में हुआ। अब मामला ये है कि उसामा साहब इसमें जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर क्या है, जो मुआहदा जिस तरह डोगर साहब ने कहा, मुआहदे के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लाजेज हैं जो कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या हमारा जो है मफाद के खिलाफ जाती हैं, जो कि उस कंपनी के मफाद को मद्देनजर रख के की। नंबर पहली बात, मेलाफाइडी एक मुआहदा था। फिर उसके बाद जो पेमेंट की आपने गलत बंदे को दे दी, हाई कोर्ट लंदन ने भी कहा, लंदन कोर्ट ने भी कहा
कि वो अमर बिलाल सूफी साहब या हुकूमत पाकिस्तान ने ये गवारा ही नहीं करना, ये पूछा ही नहीं, ये तहकीक नहीं की कि जनाब हम पेमेंट एक गलत बंदे को, ये गलत कंपनी को दे रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी का उसको पेमेंट दे दी। अब मामला मैं पहले दिन से जो कह रहा हूँ, इसके अंदर हुआ क्या है, ये जो एक और मामला इसमें सामने आया था कि नैब को उनका जो हमने इंफॉर्मेशन दी वो नैब के लोग उन मुलजमों से शेयर कर देते थे और मुलजम अपने अकाउंट से वो रकूम आगे पीछे कर लेते थे, या वो जो असासे थे उनको आगे पीछे कर लेते थे। अब मामला ये है कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, जी ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो हुआ है, या हुकूमत पाकिस्तान को या खजाने को नुकसान हुआ है, मुलजमान के साथ आंते जुर्म का इर्तिकाब नैब ने उल्टा कर दिया, तो इसके ऊपर तो FIA जो है उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है। आपने हुकूमती खजाने को एक डुबियस एग्रीमेंट के जरिए नुकसान पहुंचाया है, अच्छा, और भारी नुकसान पहुंचाया, और इसमें जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल केस होना चाहिए, उनका जो किरदार का तयन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, और जो पैसा गया है उनसे रिकवर किया जाना चाहिए, उनके ऊपर बाकायदा केस बनना चाहिए। उसामा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, भाई आपने कोई फायदा ही नहीं है हमारे मुल्क को हुआ या रियासत को हुआ, किसी इदारे को। और नैब जो लोगों को पकड़ता है, नैब उस वक्त ये भी तो देखना क्या है, यानी नैब को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, यानी वो काम जो कोई और करे तो वो जुर्म है, और नैब अगर करे तो वो बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ, क्योंकि उसको तो पता है कि ये मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे पेमेंट दे रहा हूँ जिसका मुझे नैब का नहीं पता। एक और पहलू भी है, इस अमाउंट से कोई रिकवरी नहीं उसके पास आई। वो आम हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पाकिस्तान भी क्या मुल्क है कि 70-73 साल से इसको खाया जा रहा है, फिर भी ये कायम है। तो ये आप देखिए कि ये ब्रॉड शीट कामिल वसूवी वो अपना कट लेकर चलते बने, फिर ये पता चल रहा है कि जी अली जफर जो आए थे वो मांगते थे कि जी मुझे कितना कट बीच में से मिलेगा, कामिल वसूवी इल्ज़ाम लगाते हैं जी उनके पास जो लोग आए थे वो $1 अरब का जो चक्कर था उसमें वो कट कोई मांग रहे थे, तो हर कोई अपने कट के चक्कर में पाकिस्तान का कट लगा गए। तो ये क्यों होता है बाबर डोगर साहब कि हर कोई लूटने आता है इस मुल्क में और लूट कर चला जाता है, यहाँ वो देखते हैं कि ठग है, ये जिस तरह ये अंग्रेज ठग के चले गए, अब यहाँ से लूटते हैं, बाहर पैसा ले जाते हैं, कोई कंपनियां आती हैं वो ले जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, अब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है ना जो लूट के चले जाते हैं। अब तो इमरान खान साहब की हुकूमत है। सर माफिया अलग है, माफिया का केस देख ले, रेकोर्डिक का देख ले, हमने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी इंटरनेशनल कोर्ट्स में, फिर हमारी एक रुसवाई भी होती है, जुर्माने अलग होते हैं, कहाँ जाए। अब मुझे एक बात बताएं कि ये क्या मुल्क है कि रिकॉर्डिक यहाँ पर एग्रीमेंट करता है, बाद में आपकी सुप्रीम कोर्ट वो एग्रीमेंट स्ट्राइक डाउन कर देती है, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है जहाँ पे $5 अरब आपको जुर्माना हो जाता है। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान एक $5 अरब पे करने की सकत है हमारे अंदर। सर 20 अरब सर टोटल हमारे पास डॉलर है, और उसकी आउट ऑफ स्टेट बैंक के पास 12 अरब। अब उसका रिजल्ट क्या है कि आपकी पाकिस्तान से बाहर जितनी पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अटैच हो गई हैं। रोजवेल्ट होटल अटैच हो गया, पेरिस होटल अटैच हो गया, कीमती प्रॉपर्टीज जो थी वो अटैच हो गई। पहले कुछ नहीं था, अदारे वो रोजवेल्ट होटल और जो पेरिस होटल था उसको पहले आपने प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में रखा हुआ था कि उसे PIA की लाइबिलिटीज पे करेंगे, लाइबिलिटी तो वहाँ की वहाँ खड़ी हुई हैं, और वो होटल जो है वो एक नई मुसीबत गले में पड़ गई है। सर एग्रीमेंट जो करते हैं वो एग्रीमेंट करके अपने किक्स बैक लेके चले जाते हैं, और बाद में ये जो खमियाजे हैं वो सारे पूरी कौम को भुगतने पड़ फ्रांस में आबदोजों का स्कैंडल आज तक चल रहा है, वहां पर अब तक सजाएं हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, यहाँ खत्म हो गया। हाँ जी, यहाँ पर खत्म हो गया, वो कितने मिलियन डॉलर्स, लाखों करोड़ डॉलर हड़प हो गए। बार एक बात की जाती है कि जी लंदन में $1 अरब का एक अकाउंट पड़ा हुआ है और वो किसी पाकिस्तानी का है। अब अंदाज़ा लगा लें कि ना उस पाकिस्तानी का कोई नाम लेने की जरूरत कर रहा है, ना कोई ये कह रहा है कि जनाब वो हमें बताएं, वो पैसे हम वापस लेके आएँ, कोई एफर्ट कर लें उसके लिए। बाबा कावे मुस्फी कह रहा है कि जी वो एक अकाउंट पड़ा हुआ है, डिस्कशन भी हो रही है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हो रही कि उस बंदे का नाम ले जिसका ये अकाउंट है। अब ये कौन बंदा है, इतना पैसा कहाँ से आ गया, कैसे वो लंदन ट्रांसफ़र हो गया, और क्यों नहीं उसका नाम लिया जा रहा, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये बंदा जो है वो सामने आए या ये पैसा पाकिस्तान आए। दूसरी तरफ जिन्होंने लूटा है उनसे तो आज तक $1 रिकवर नहीं हो सका, ना जरदारी साहब से हुआ, ना नून लीग से हुआ, ना किसी और से हुआ। और आपका पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितना पैसा लग गया है, ये कुछ ठग जो है कावे मुल्सी जैसे और जेम्स जैसे मरहूम जैसे वो ले गए, बाकी आपने नैब ने इन्वेस्टिगेशंस में और इधर इनके आने जाने में खर्च कर दिया, और आपको क्या मिला?
कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये अब बात फिर आ गई इस कमीशन पे, इंक्वायरी कमीशन पे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये इंक्वायरी कमीशन करेगा क्या। अब और एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। इसका मैंडेट क्या है, इसने खोजना क्या है, सारी चीजें तो सारी कौम के सामने है। अच्छा, अब सर एक केस है ख्वाजा आसिफ का चल रहा है, अब वो गिरफ्तार हैं, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उनको अब जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मसलन एक उनका रेस्टोरेंट पता लग गया है जी कि जी बैरून मुल्क एक रेस्टोरेंट भी इन्होंने बना रखा है। फिर कहा जा रहा है कि जी तनख्वाह और रेस्टोरेंट की आमदनी 13 करोड़ 60 लाख है, ज़ाती अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। बहरहाल अब उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। लेकिन एक और केस है हमजा शहबाज साहब का। मैं जब ये जो हेयरिंग हुई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की, मैं अदालत में मौजूद था और यही अदालत एहतसाब अदालत नंबर 2 और ये जवादुल हसन साहब की अदालत थी। तो उसमें भी जब उसके बाद बात हुई ताड़स से, वो कह रहे जी हम अब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हमजा शहबाज का केस जैसे ही वहाँ से ज़मानत होती है हमने फिर शहबाज की भी ज़मानत की दरख्वास्त हमने देनी है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में पहले वो फैसला हो जाए। ये तो उन्होंने वापस ले ली और दरख्वास्त ही खारिज हो गई हमजा शहबाज की। ये असद खरल सब समझ नहीं आती है ये क्या प्लान है, क्या टैक्टिक्स है। ये जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने डेलिबरेटली दानिस्ता अपनी दरखास्त वापस ली और वो जेल में आराम से बैठे हैं, मजे कर रहे हैं जी। हमजा शहबाज ने, उनके वकील ने दरखास्त खुद वापस ली है। दरखास्त जमानत के लिए जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो आपने कहा साहब अदालत में उन्होंने बताया भी जी अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो जब अदालत ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर आप लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर, जिस पर इनके वकील अमजद परवेज साहब जो है उन्होंने कहा कि हम हार्डशिप जो है उस पर जमानत मांग रहे हैं, 1 साल 7 माह से मेरा मौकल जेल में है। तो जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट में हार्डशिप का जिक्र नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये मामला मसला देख सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एडवोकेट अमजद परवेज ने वहाँ पे कहा कि इस वक्त हालात और थे और गिरफ्तारी को 1 साल से कम अरसा हुआ था। हार्डशिप का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस वक्त हार्डशिप का ग्राउंड नहीं बनता था। जिस पर जस्टिस तारिक मसूद साहब ने सवाल किया कि जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया सुप्रीम कोर्ट हम वो कैसे सुने, जबकि जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि साफ अदालत के रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा कि हाई कोर्ट से रजू करें। मेरा ख्याल है चूंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी फोरम है, वहाँ पे जो उनको एक लाइन मिल गई, अब वो मेरा ख्याल है ये ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की है कि हाई कोर्ट से आप रजू करें, तो उसी बुनियाद नई दरखास्त हाई कोर्ट लेके बुनियाद बनाएंगे हाई कोर्ट को कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये हमें थोड़ा सा दिया है कि चूंकि हार्डशिप वहां पे अगर आप करते यानी इतना अरसा हो गया सुन सकते तो अरसा ज्यादा दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे आपको ये लगता है। तो ये ग्राउंड तो मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि वो आखिरी फॉर्म खत्म ना हो जाए। अच्छा। इसलिए वो हाई कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे ताकि वो फॉर्म जो उनका अभी बाकी रहे। बाबर डोगर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पहले मुबैना तौर पर फ्रंटमैन, कभी उनको कहा गया बुलाएंगे, अच्छा नहीं, मौलाना साहब कहते किसी की जरूरत नहीं, अब उनके दामाद को बुला लिया गया है। तो ये तो घेरा तंग हो रहा है और केसेस नैब जो है वो फैलाता चला जा रहा है। मौलाना साहब बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं, उनको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता उनके खिलाफ। उसामा साहब मौलाना कॉन्फिडेंट लगते हैं। मौलाना का ख्याल है कि वो अदालत को टारगेट करते रहेंगे, वो इस तरह की थ्रेट्स देते रहेंगे कि जनाब मैं धरना दे दूंगा, कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर धरना दे दूंगा, मैं GHQ के बाहर धरना दे दूंगा, मैं आप पारा के बाहर धरना दे दूंगा, और ये खौफजदा होके कोई इनको हाथ नहीं लगा सकेगा। और वो जो उन्होंने अरबों रुपए के एसेट्स बनाए हैं अब वो इसी तरह छुपे रहेंगे। अल्टीमेटली जवाब तो देना पड़ेगा सर, जो आपने पैसे बनाए हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप चाहे जितना मर्जी छुपने की कोशिश करें, जितनी मर्जी आंखें दिखाएं, अल्टीमेटली मौलाना नहीं तो उनके इर्द गिर्द के सारे लोग जो हैं वो टारगेट में आ जाएंगे। जितनों भी पैसा बनाया, जितनों भी जो इलीगल आप लोगों ने इन लोगों ने रात ली हैं, जो माल बनाया है। अब एक उसामा साहब एक चीज़ मुझे बताएं, रोज़ रैलियाँ हो रही हैं, रोज़ जलसे हो रहे हैं, जलसों में पैसा खर्च होता है। लोग आप रोज़ हज़ारों लोगों की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों को लेके जाते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। आप मुझे देखें ना कि कितने पिछले KPK, कराची, लाहौर, तमाम शहरों में रैलीज निकाली गई, तमाम शहरों में जलसे किए गए, वहाँ पर करोड़ों रुपए का, एक जलसे पे करोड़ों रुपए के अखराजात आते हैं। मगर मुझे पता चला कि लाहौर का जो PMLN का जलसा है उस पर 40 करोड़ रुपए के अखराजात आए।
ये पैसा कौन दे रहा है, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, और अगर इनके पास आ रहा है तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इस चीज़ का भी जो है वो जवाब मांगना चाहिए कि जनाब ये कहाँ से आ रहा है। ये कहेंगे जी वर्कर जो है उनसे पैसे मांगते हैं, वर्कर्स तो कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है, एक आना देने को तैयार नहीं है, सारे अरेंजमेंट तो ये खुद कर रहे हैं। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं अब अल्टीमेटली जवाब तो देना पड़ेगा मौलाना को, चाहे और ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज के केस के बारे में आप क्या कहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब तो सर, हम इन्होंने नून लीग ने हमेशा जो केसेस लड़े हैं वो टेक्निकल ग्राउंड पे लड़े हैं, टेक्निकल पॉइंट्स पर लड़े हैं। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रही कि आप मेरिट पे फैसला चाहते हैं या फिर आप जो है हार्डशिप की बुनियाद पर फैसला चाहते हैं। तो वकील कह रहे हैं कि जी नहीं, हमें हार्डशिप की बुनियाद पर फैसला आप करते हैं, मेरिट पर नहीं, फैक्ट्स पर, फैक्ट और फिगर केस टेक्निकल ना। हार्डशिप का मतलब ये है कि जनाब केस जो है 1.5 साल हो गया, वो जेल में बैठा हुआ है, केस कब चलेगा, कब फैसला आएगा, कब नहीं आएगा। तो मुलजिम जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, रेफरेंस दायर हो चुका है, तो मेहरबानी करें अब इसको अंदर रखने का फ़ायदा क्या, इसको निकाल दें, जब सज़ा होगी तो फिर देखी जाएगी। ये है टेक्निकल ग्राउंड। अब मैंने देखा है हिल मेटल देख लें, हुदैबिया पेपर मिल देख लें, सुप्रीम कोर्ट में कतरी ख़त देख लें, या जितने भी इनके केसेस हैं, जितने भी केसेस हैं, शहबाज शरीफ जो है जब इनको कोर्ट बुलाती है वहाँ पर जो इनके जवाब है, तमाम चीज़ें टेक्निकल ग्राउंड पर की जा रही हैं। सॉलिड चीज़, जो सवाल पूछा जा रहा है, जो आप पे चार्ज लगाया जा रहा है, जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अभी वो टाइम बार्ड था कि जी पुराना हो गया केस, अब दोबारा खोला नहीं जा सकता। इसके ये कहते हैं जी कि हम जो है ये केस मेरिट पे लड़ेंगे, ये इल्जामात गलत हैं, और अपनी जो इनोसेंस है, अपनी जो मासूमियत है, उसको ये डिफेंड करते हैं कि जी हमारा इसमें से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं 7 अरब के या 50 करोड़ रुपए के, इसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस पर वो बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, रेफरेंस दायर हो चुका है, कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो अब इसको जेल में रखा हुआ है, उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फर्दर मतलूब नहीं है। तो ये तो एक रहम दिली की अपील है। ये टेक्निकल ग्राउंड बता दूं कि जल्दी से ब्रेक साहब के जो दामाद है ना फयाज अली, जिनको 28 जनवरी को बुलाया गया नैब खैबर पख्तूनख्वा में, और वो बेसिकली साहबजादे हैं हाजी गुलाम अली जो साबिक सेनेटर हैं। जी, तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर उनके वालिद भी रहे हैं, तो उस हवाले से उनके में भी डिपेंडेंट और उस चक्कर में भी आएगा। मौलाना साहब के हवाले से जो उनके अपने नाम माशाल्लाह समझदार हैं, उनके अपने नाम कोई चीज़ नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उनके मुबैना तौर पर 9 जो फ्रंट मैन है जो आइडेंटिफाई किए हैं नैब ने, नैब की रिपोर्ट के मुताबिक, उनमें से 5 लोग जो हैं वो तो नैब के सामने पेश हो गए थे। उसके बाद 4 लोग उस वक्त तक पेश, शायद कल आज में हो गए हो, मैंने चेक नहीं किया दोबारा। 4 लोग जो अभी पेश होना रहते हैं। अभी उनके दामाद को बुला लिया गया, उनके भाई के मामला भी है, क्योंकि वो जो सरकारी अफसर थे, किस तरह वो डिप्टी कमिश्नर कराची लगे रहे जबकि वो लग नहीं सकते थे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, या मुल्की से लेके अब तक सब कुछ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब हुए। फिर उनके ऊपर और बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, बेनामीदार उनके हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अब लेकिन बात यह है कि उसामा साहब, नैब का भी जो पैमाना है वो भी कई तरीके का है। किसी बंदे को बुला के बिठा लिया जाता है और किसी के ऊपर सिर्फ इस तरह के ऊपर रहते हैं। अच्छा सर, ब्रेक का खेल ही खेला जाता रहा है। ब्रेक के बाद मौलाना फजल रहमान साहब को पकड़ा जाएगा। अच्छा, घबराना नहीं है सबने, क्योंकि बिजली ₹1.95 महंगी हो गई है फी यूनिट, लेकिन आपने घबराना नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, फिर भी नहीं घबराना। $5 अरब के कर्जे हुकूमत ले चुकी है 2 साल में, फिर भी नहीं घबराना। और फवाद चौधरी साहब ने फिर बदतमीजी की है एक हाजिर सर्विस चैनल से, इस पर भी बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बिजली के झटके लग रहे हैं आवाम को। ₹1.95 फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, और इसका इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पर ही डाला गया है, क्योंकि उनके दौर में, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनके दौर में मुआहदे किए गए महंगी बिजली के। हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि नए सिरे से मुआहदे किए जाएं और कीमतों को नीचे लाया जा सके, लेकिन फिलहाल चूंकि IMF की शराइत है कि सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, बिजली महंगी बन रही है और आगे सस्ती बेची जा रही है उसकी निस्बत। जी हाँ, ये फैक्ट है
कि जनाब बिजली इतनी महंगी है कि उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है, और अगर सब्सिडी आप देते हैं तो फिर कर्जा बढ़ता चला जाता है, और अगर सब्सिडी कम करते हैं तो आवाम पर बोझ पड़ता चला जाता है, और फिर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बन रही है तो वो फिर महंगी बनेगी, और फिर आपको एक्सपोर्ट में भी कमाई भी मसाइल होंगे। तो यही वजह है कि इमरान खान कहते हैं कि बिजली के मसाइल की वजह से मुझे तो रात को नींद नहीं आती। अब तफसील ये है कि 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफ को अब 100 रुपए की बजाय 197 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले को 579 की बजाय 774 रुपए, और 101 से 200 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा उसको 1622 की बजाय 2012 रुपए। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को 3060 रुपए की बजाय 3645 रुपए देने होंगे। अच्छा, ये आपने ज़हन में रखना है कि ये बिल नहीं आएगा आपको कल को आप मेरा गिरबान पकड़ दें कि भाई तुमने तो कहा था 300 यूनिट पे कोई 30,000 बिल आ जाएगा, ये तो 3,000 आ जाएगा। इससे तो कहीं ज़्यादा टैक्सेस अलग हैं, लाइन लॉसेस अलग हैं, बड़ा कुछ, ये तो आप भूल जाएं। असद खरल साहब, सिर्फ ये नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पर मिर्च मसाला जात, साबुन हो, कोई चीज़ आप देख लें, मशरूबात की बोतलें, वो भी वहाँ पर भी महंगी हो गई हैं, जबकि हुकूमत बेचारी ने $5 अरब का कर्ज भी लिया है 2 साल में, तब भी ये हाल है। अब मामला ये, जिस तरह अब 100 ग्राम जो मिर्च है उसके ऊपर 50 रुपए इजाफा हो गया, 100 ग्राम के ऊपर 50 रुपए इजाफा हो गया। फीका खाना मशरूबात की जो बोतल है 30 रुपए फी, वो महंगी हो गई है। फिर 100 ग्राम जो इसके साथ साथ जनाब मसाला जात 40 रुपए महंगे, अचार है 60 रुपए, शैम्पू 11 रुपए, और दूसरी जानब सार्फिन की जो साबन है उसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई। ऑलरेडी जिस तरह हम बता रहे हैं कि घी, दालें वो महंगी हो चुकी हैं, गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, और वो लोड शेडिंग उसकी अलग एक अजाब है कि वो जो अब ज़रूरत उसकी होती है गैस की वो आ ही नहीं होती, शाम सरे शाम अब शुरू हो जाती है उसकी लोड शेडिंग। लाहौर समेत दीगर मुल्क भर में ये सूरत हाल जारी है। अब मामला ये है कि उसामा साहब, जिस तरह बिजली की आपने बात की, वाकई कि 300 यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 300 यूनिट जिसका कंजम्पशन होगी, हाँ जी, उसको सिर्फ 3,000 बिल आएगा। उसको बिल तो मेरा ख्याल है 300 यूनिट वाले को 20 काफी अच्छा खासा हज़ार में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं? बिजली के अंदर तो जितने टैक्सेस इन्होंने डाले हुए हैं, बिजली की कीमत से कई 100 गुना ज्यादा ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं मसनूआत की, उसके ऊपर लेवी जो है 30 रुपए पर लीटर दुनिया में कहीं नहीं है, और उससे ज्यादा लगा ही नहीं सकते। मैक्सिमम जो कैब है वो 30 रुपए है, वो इन्होंने लगाया हुआ है। बिजली के हवाले से आप देखें, टैक्सेस ऐसे ऐसे टैक्स लिए जाते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, लाइन लॉसेस, सरचार्ज, पता नहीं कौन कौन से डैम्स के हवाले से पैसे लिए जाते हैं। फिर इतने ज्यादा टैक्स है कि वो मजबानी एकदम वन गो में बता नहीं सकता। हाँ जी, अगर वो आपका अपना बिल चेक करें तो आपको अंदाजा होगा क्या कुछ लिखा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब मामला ये है कि इसके बाद भी अवाम घबराएगी नहीं तो क्या करेगी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं घबराना नहीं है, क्या करें? वो उनको रात को नींद भी नहीं आती इस वजह से। और बाबर डोगर साहब देखिए, अब खुद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में खित्ते में, आप देखिए सबसे महंगी है, लेकिन कोई हल नहीं नजर आ रहा कि इसको करें तो करें क्या। 2000 अरब रुपए से बढ़ चुका है आपका सर्कुलर डेट, यानी आपके कर्जे जो आपने मुख्तलिफ मद में देने हैं। कोई आपने ये जो पावर कंपनियां हैं जो बिजली बनाती हैं उनको देने हैं, कोई आपने तेल की यानी PSO के हैं उसको देने हैं। हर तरफ एक बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इसके अलावा तो कोई हल नजर आ रहा। आप देखिए असद उमर अयूब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल और बताया कि हम मजबूर हैं, पिछली हुकूमतों ने महंगे मुआहदे किए, हम नए मुआहदे कर रहे हैं, शायद उससे कुछ रिलीफ मिल जाए। मतलब नए मादे तो कब होंगे, कब वो बिजली आएगी, कब वो लोगों तक पहुंचेगी, और उस वक्त तक पता नहीं उस वक्त ये गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी। वो तो खैर एक लॉलीपॉप है, वो तो अब 2.5 साल में तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि बिजली महंगी करने की, ये कह देना कि जी पिछली गवर्नमेंट ने जो थे वो महंगे मुआहदे किए थे, तो वो पिछली दौर में फिर बिजली महंगी मिलनी चाहिए थी। बिजली अब क्यों महंगी हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये कि सर्दियों में पाकिस्तान में तो बिजली की कंजम्पशन सर्दियों में वैसे ही आधी रह जाती है, और इतनी कम कंजम्पशन में भी अगर आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी तो वो मेरी समझ से बाहर है। साहब असल चीज़ जो है वो है लाइन लॉसेस, ये बिजली चोरी। सबसे आसान तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपाने के लिए जो डायरेक्ट जो सारा बर्डन है वो कंज्यूमर पे, एंड कंज्यूमर पे डाल देती कि चलो ये तो देंगे ही ना। अब चाहिए तो ये था कि लाइन लॉसेस को पूरा करें। अभी मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ चलें लाहौर से बाहर,
आपको मैं दिखाता हूँ, कुंडे पड़े हुए हैं, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है वो कुंडों पे चल रही हैं। लाहौर के सबर्बन एरियाज में कोई जितने भी लोग हैं, ये सर्दियाँ हैं, साथ ही रात घरों में हीटर चल रहे हैं, बाहर लोग बैठे हुए हैं चौकों में, वहाँ पे हीटर चल रहे हैं और डायरेक्ट कुंडे पड़े हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, महकमे सोए हुए हैं। तो सर वो सारा लाइन लॉसेज हो रहे हैं, उसका बर्डन किस पे पड़ना है? मतलब वो आप पे पढ़ना, मुझ पे पढ़ना और किस पे पढ़ना है? और वो जो महकमे के जो लोग हैं वो माल बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। और लेकिन सवाल यह क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली चोरी नहीं होती? उस वक्त सस्ती क्यों थी? सर इसलिए महंगे मनसूबों के होते हुए सब्सिडी दी जाती थी। महंगे मनसूबों के होते हुए आवाम को सस्ती बिजली मैंने सर्दियों में 2000 रुपए बिजली के रेटों में इजाफा होते नहीं देखा। ये हमेशा इश्यू होता है गर्मियों का कि गवर्नमेंट रेट बढ़ा देती है ताकि लोग मजबूर होकर आप तो हर महीने, बल्कि महीने में 2-2 दफा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हर महीने बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये खुशखबरियां तो आपको मिल रही हैं, कम भी हुआ था लेकिन फिर पेट्रोल ही नहीं मिल सका। कम भी करके देख लिया था, मिल ही नहीं सका। फिर लोगों ने कहा कि जी पेट्रोल मिले तो सही। ये भी एक अजाब बन गया था। यहाँ पर माफिया किस किस तरफ जाए। सबसे बड़ा इशू जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ये जो अनइलेक्टेड, ये जो सारे उमर अयूब साहब अनइलेक्टेड तो नहीं है। उमर अयूब साहब को बड़ा तजर्बा है। वो कह रहे हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन में कभी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, इतनी पुरानी तारें, ट्रांसफार्मर खराब, ग्रिड स्टेशन खराब, वो जितनी बिजली बनाते हैं कितनी तो वो खा जाते हैं, रस्ते में सारी जाया हो जाती है। चोरी अलग है, लाइन लॉसेज अलग है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसको वो कह रहे हैं कि उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा ही नहीं है, किधर जाए, क्या करें? गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? पैसे हैं नहीं। और 2000 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट हो गया। IMF आपके साथ डील नहीं करेगा, उसने मजीद आपको कर्जा देना नहीं है। वो कहता है जी आप मिनी बजट लेकर आए, ये बिजली कीमतें बढ़ाएं, जितने की भी पड़ रही है उसको नहीं कर्ज चोरी है। वो ये नहीं कहता, IMF ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं। वो इनको कहता है कि आप अपने लाइन लॉसेस पे कंट्रोल करें, बिजली की जो चोरी हो रही है उसको कंट्रोल करें, उसको कम करें। अब ये एक मुश्किल काम है, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये जो करप्ट माफिया ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ये जो IPP का माफिया ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत के कंट्रोल में ये बेबस लाचार बेचारी अवाम है, लूली लंगड़ी अवाम में ये कीड़े मकोड़े हैं जिन पे वो जब दिल करते हैं वो बर्डन ला देते हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहना है, ये तो बिल पे करेंगे। वो जो माफियाज हैं, वो जो ताकतवर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, देख ले, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उसको गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती। और जो बेचारी अवाम है उसको उसका पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के जो चेयरमैन है सैयद महमूद बुखारी साहब ने कल ही बताया कि DAP की बोरी 800 रुपए महंगी, यूरिया की खादें महंगी, फिर 2 नंबर खादें, 2 नंबर जो बाजार के अंदर जो अपना स्प्रे हैं वो अलग से हैं। और जब ये महंगे कर दिए जाते हैं, लूट मार देखें। कंस्ट्रक्शन को 6 महीने के लिए और एमनेस्टी मिल गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन माफिया, फिर अब उसको कहें कि जनाब 6 महीने असल में उसामा साहब ये मौके दिए जा रहे हैं, बार बार लोगों को काला पैसा सफेद करने के मौके दिए जा रहे हैं। ये सारा एक स्टैंड बनाया गया है। पहले MST दी इस हुकूमत ने, फिर अब MST दी जा रही। मुझे ये बताएं, आपके पास काला धन है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले तो वाइट हो जाएगा, ये कौन सा तमाशा है? इसका मतलब तो आप लाइसेंस टू किल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। पहले आपने 2.5 साल वो पैसा लोगों ने छुपा के रखा, अब फिर आप उनको मौका दे रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें। यानी इसका मतलब है काला धन जिसके पास भी है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेगा तो वो दूध का धुला बन जाएगा। देखें 1-2 साल आपने करके देख लिया, वो नहीं हो सका, नहीं निकाल सके आप लोगों से पैसे। उनका चले इकोनॉमी फिर आप इतराफ कर लें कि आप नाकाम हो गए, आपको हुकूमत करनी नहीं आती, आपको पता ही नहीं है, या आप उन माफियाज के अंदर घिर गए हैं, या उनके आपका पहले से कुछ बेहतर हुआ है, उनके आप हिसार में आ गए हैं, वो आपको उन्होंने टेक ओवर कर लिया, आप उनके इशारों पे जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, अरबों रुपए जो छुपाया होता 1 महीने के अंदर, अगस्त के अंदर जो सिर्फ जब गवर्नमेंट ने ये सारा मनी का लाया कि सारा बताएंगे, 1 माह के अंदर लोगों ने 752 अरब बैंकों से निकलवा लिया। जब ये खबर उड़ी थी कि बैंकों की अकाउंट्स के अंदर एक्सेस FBR को मिल रही है, जी। फिर उसके बाद जब बॉन्ड की आपने शर्त लगाई कि जनाब 40,000 25,000 वाले बॉन्ड जो है वो भी अकाउंट फॉर होंगे, पता लगेगा किसका बॉन्ड है, वो लोगों ने निकलवा लिए, 152 अरब के बॉन्ड इन कैश कर लिए। अब वो सारा काला धन पड़ा हुआ। आप देखें 2 साल से किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, किसी ने बेची, क्यों? उनको पता था हम रडार पे आ जाना। अब वही जब आप उनको ये छुट्टी देनी है आपने 2.5 साल बाद,
तो पूरी मैशत आपने अच्छा, रोके रखा। आप गरीब खैर आदमी का तो खेल नहीं है, कहाँ वो अब प्लॉट है? मुझे एक बात बताएं, मेरी एक बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, उसने कहा जनाब बात ये कि सर, ब्रेक हो जाएगी, उसकी समझ बहुत छोटी सी बात, मेरी एक फैक्ट्री है, मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, टैक्सेस देने की वजह से मेरी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी महंगी हो गई। अब मेरे बाकी जो मेरे साथ कंपेटिटर्स हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, वो ताकतवर है, वो टैक्स नहीं दे रहे और उनकी प्रोडक्ट सस्ती है। अब कहता मैं एक नई मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं टैक्स नेट में भी आ गया हूँ और मेरी प्रोडक्ट महंगी है, मेरी प्रोडक्ट ले को नहीं रहा और टैक्स मुझे देना पड़ रहा है, और वो जो टैक्स नहीं दे रहे उनकी प्रोडक्ट सस्ती है और उनका बिजनेस आगे चल रहा है। तो जब इस तरह की पॉलिसीज होंगी, जब टैक्स जो नहीं दे रहा उसको कोई पकड़ेगा नहीं, उसको छूट होगी, और जो टैक्स देगा वो नई मुसीबत में फंस जाएगा। तो फिर एक वकील साहब ने कहा कि अगर आप प्रॉपर टैक्स देंगे तो आप अपने साथ जुल्म करेंगे, आप फंस जाएंगे, एफबीआर वाले आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। उल्टा यहाँ जो सही चलने की कोशिश करेगा उसको तो कोई जीने नहीं देगा। जिस तरह आपने मिसाल दी है कि बेचारा टैक्स दे रहा है तो चीज महंगी है, जो चोरी कर रहे हैं उनके लिए आसानी है, वो उनकी भी जेब गर्म करो, दो फैक्ट्रियां बन जाएंगी, अच्छा एक भी नहीं चलेगी। बाबर साहब ब्रेक से पहले यूटिलिटी स्टोर इसलिए था, मेन मकसद यह कि एक मुतवस्सित तबका गरीब आदमी वो जाकर चले कुछ कम रेट पर वो चीज़ें खरीद ले, चाहे आटा हो, चीनी हो, दालें हो, खुराक तो कम से कम उसको किस तरह से मिल सके, क्योंकि यहाँ पर मुल्क में स्टंटिंग यानी ग़िज़ाई किल्लत का भी मसला है, ख़ासतौर पर बच्चों में। तो हमने तो सोचा था, इमरान खान साहब ने कहा था हमने उसको ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, नहीं कंट्रोल हो रही। ये जो इन्फ्लेशन है वो कह रहे हैं डॉलर महंगा हो जाता है। अब अफसोस की बात ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पर अरबों रुपए की सब्सिडी भी दे रही है, चीज जो सामान मिल रहा है वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड है। चीनी जो 85 रुपए किलो मिल रही है वो साहब बिल्कुल बारीक चीनी है, बिल्कुल बारीक है, वो यानी कि वो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, उसमें मिठास ही कम होगी। वो आप 2 चम्मच डालेंगे तो वो जो महंगी चीनी है उसके मुकाबले पे आधा चम्मच आएगा, वो चीनी जो है वो 85 रुपए किलो मिल रही है। किस्म का तो बाकी दालें, ऑयल सबका स्टैंडर्ड जो है वो गिरा हुआ है, वहाँ भी कमीशन खाई जा रही हैं, वहाँ भी करप्शन हो रही है। असल इशू ये है कि गवर्नमेंट करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट करप्शन के खात्मे पर ही आई बेबस है, और जो करप्ट माफिया है वो बड़ा तगड़ा है, वो इसके गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है वो गरीब आदमी को हो रहा है। अच्छा, कप्तान साहब से एक उनके सामने ये भी है कि उनसे खिलाड़ी भी कंट्रोल नहीं होते। फवाद चौधरी साहब ने एक और बदतमीजी अब कर दी है और बताया जा रहा है कि जी उन्होंने किसी हाजिर सर्विस जनरल से बदकलामी की है, और पहले वो कभी थप्पड़ मार देते हैं किसी से, सहाफ़ी को, किसी से कोई गाली गलौज कर लेते हैं, अब एक नया काम कर दिया उन्होंने। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने फिर एक काम कर दिखाया है और हाजिर सर्विस जनरल से उन्होंने बदतमीज़ी की है, बदतमीज़ी की है, और इस बारे में हमने राब्ता करने की कोशिश की। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर से बोल्ड न्यूज़ ने सवाल किया इस बारे में कि जी आप भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ, जवाब नहीं आया। वज़ीर सनअत हमाद अज़हर, उनसे भी बोल्ड न्यूज़ ने उनको पैगामात भेजे हैं, उनका भी जवाब नहीं आया, जबकि ये दोनों लोग मौजूद थे। इसके अलावा और बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें वफाकी वज़ीर हफीज़ शेख साहब हैं और दीगर और लोग थे, मुतलका सेक्रेटरीज भी थे। असद खरल साहब की समझ नहीं आती, कभी किसी सीनियर साथी को थप्पड़ मार दिया, किसी को मुक्का मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। ये क्या वजह है? फवाद चौधरी साहब कंट्रोल नहीं रख पाते अपने कोई गुस्से पर, और किसी भी वक्त एकदम मतलब इतनी अहम पोस्ट पे एक शख्स है, आप वैसे बात कर लें, आराम से बात कर लें, आर्गूमेंट करना है आपने, अपना पॉइंट ऑफ देना है। मामला ये है, एक मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर स्पार्को के लोग भी थे, डीजी भी मौजूद थे, और बात रूटीन में हो रही थी, ब्रीफिंग हो रही थी, और उसमें बाकी वज़रा भी मौजूद थे, असद उमर साहब थे, हफीज़ शेख साहब थे, हमाद अज़हर साहब थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको पता है ज़रा थोड़ा सा उनका लबो लहजा या उनका एक अपना एक स्टाइल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू कर दी कि सारी खराबियाँ जो आप लोगों की वजह से, ठीक है। उन्होंने आगे से थोड़ा सा जवाब दिया, उस पर वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, और अक्सर गुस्से में आ जाते हैं, आपको पता ही है वो। तो अब मामला ये है कि जिस तरह आपने बताया कि असद उमर साहब चूँकि वहाँ मौजूद थे, जब बोल ने उनसे सवाल किया तो तरदीद तो इस वाक़े की कर सकते थे। उसके बाद हमाद अज़हर साहब को पैगाम भेजा, उनको बाकायदा कहा गया कि जनाब आप चूँकि वजारत ख़जाना में होने वाले इजलास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की स्पार्को अफसरान के साथ तल कलामी हुई, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पार्को अफसरान से बदतमीजी की? ठीक है, नीड योर कमेंट्स ऑन दिस रिगार्ड। अच्छा, अब मामला ये है कि ये उनको मैसेज बाकायदा
10:06 पर भेजा गया। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। असद उमर साहब जो है उनको भी इस हवाले से पूछा गया, उन्होंने भी उसकी तरदीद नहीं की। तो सहाफ़त में तो यही हमने सीखा है कि जब किसी चीज़ की आप पूछते हैं किसी से या कोई बंदा उसमें पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग, तो जब उसकी तरदीद नहीं करता या खामोश रहता है तो हमें तो यही या हमने यही उससे अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब है शायद वो तस्दीक कर रहा है, इसकी तस्दीक कर रहा होता है, वरना नफ़ी तो वो कर सकता है, तरदीद कर सकता है, उनको मौका जब दिया जाता है। तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब पहले भी आपको पता ही है बहुत सारे गुजरा से वो खुद भी इस चीज़ को कई दफ़ा एडमिट भी कर चुके हैं कि उनके खिलाड़ी जो हैं ज़रा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कई दफ़ा उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश किया कि इस तरह ना करें, लेकिन नहीं होता। अब ये बताया जा रहा है कि इदारों के अफसरान के साथ बदतमीज़ी खुद फवाद चौधरी साहब ने शुरू की, ज़राए बता रहे हैं, और उन्होंने कहा जी तुम लोगों की वजह से पाकिस्तान में सारी खराबियाँ हो रही हैं, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। कभी कोई इंटरव्यू अजीब सा दे देते हैं, क्या ये खुद कंट्रोवर्सी करते हैं या बाबर साहब कंट्रोल नहीं होता उनसे अपने आप पर? तो समझ साहब कुछ लोग ख़बरों में रहने के लिए भी इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि वो इस तरह की बदतमीजियाँ करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था जब इन्होंने इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब जो हैं उनके साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था इस पर एक्शन लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने मुबशर लुकमान जो हैं उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको धक्का दे दिया, उनको गिरा दिया, उनको थप्पड़ मारे। लेकिन उस वक़्त भी गवर्नमेंट जो थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। साफ़ी बरादरी जो थी सारे पाकिस्तान की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन हुकूमत पता नहीं क्यों खामोश रही। जब हुकूमत खामोश रहती है तो इस तरह के जो लोग हैं उनके जो वो और ज़्यादा निडर हो जाते हैं, हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं, वो किसी के भी गले पड़ सकते हैं। लेकिन इनको अब फवाद चौधरी ने देखा जी कि मैंने तो अब समी इब्राहिम एक बड़ा आदमी है, मुबशर लुकमान एक बड़ा आदमी है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन जब इन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की तो गवर्नमेंट खामोश रही, किसी ने इनको बल्कि उल्टा इनको प्रोटेक्ट किया। मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ने फवाद चौधरी को उन्होंने जो बदतमीज़ी की, सरेआम की, ओपन की, दोनों इवेंट्स शादियों में हुए। एक इवेंट मेरे सामने हुआ जब मोहसिन लगारी साहब जो वज़ीर इरिगेशन है उनके बेटे की शादी में इन्होंने मुबशर लुकमान के साथ बदतमीज़ी की, मैं वहाँ पर मौजूद था। अच्छा। तो उस वक़्त भी ये असला गनमैनों के साथ आए और दंदनाते हुए वहाँ से चले गए। ये शादी के अंदर, शादी हालों के अंदर अपने गनमैन साथ ले जाते हैं और फिर इस तरह की बदतमीजियाँ करते हैं। इनके गनमैन मदऊ किया उनको भी एम्बैरस करते हैं। सर वो बेचारा तो माफिया मांगता रहा, वो तो परेशान हो गया, उसका सारा इवेंट ख़राब हो गया। दोनों इवेंट जो है वो इनकी वजह से ख़राब हुए। वो बेचारे जो जिनके इवेंट थे वो तो माफिया मांगते रहे और वो बेचारे तो इस परेशानी में रहे कि ये हुआ क्या, ये कर क्या गया। अब मसला ये है कि इतने लोगों की मौजूदगी में जब इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे और वो बंदा जो है उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा बल्कि उसकी बैकिंग गवर्नमेंट करेगी। जब आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब ये कि आप उसकी पूरी बैकिंग कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हौसला मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो वो फिर यही है कि अल्टीमेटली वो जो हमारे अधारों के लोग हैं उनके गले में पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, मिनिस्टर है उसके वकार के ये खिलाफ है इस तरह का लबोलहजा इख्तियार करना। अब अपोजिशन जो कर रही है, उसामा साहब, खल साहब, जो अपोजिशन कर रही है क्या कर रही है? वो अदारों को टारगेट कर रही है, लोगों को नाम लेके उनको टारगेट कर रही है, तो गलत है, उसको सारी कौम गलत कह रही है। और आप सामने बिठा के अब आप जो है वो सामने बिठा के एक ऑफिसर को, जिसमें मिनिस्टर भी बैठे हैं, बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उसके सामने आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और अगर इस पर भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर अल्टीमेटली यही है कि ये मिनिस्टर्स कल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू हो जाएंगे। यही फवाद चौधरी जो कल जर्नलिस्टों को मार रहा था, आज वो सर्विंग जनरल्स के साथ बदतमीजी कर रहा है, कल किसी मिनिस्टर को थप्पड़ दे मारेगा। फिर यही है ना, अल्टीमेटली जब आप लोगों के हौसले बुलंद करेंगे, लोगों को कुछ कहेंगे नहीं और वो जो है वो इतने हाथ छूट होते जाएंगे कि वो किसी का भी गिरेबान पकड़ लेंगे, किसी की भी बेइज्जती कर देंगे। तो ये तो हौसले बुलंद करने वाली बात है और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ रहा है। असद खरल साहब, क्या लगता है आपको, वजारत इत्तलात से इनको हटाया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाया गया, लेकिन नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता? इमरान खान साहब क्या करेंगे आपके ख्याल से? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, कोई और इससे भी ज़्यादा कोई आगे खुदा न ख़ास्ता वाक़या होगा तो फिर, या फिर इनका कोई सोशल बायकॉट होना चाहिए? मीडिया पर फिर भी लोगों को इनको बुलाया जाता है
कि फिर कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, या तो फिर मीडिया बायकॉट कर दे कि जी आप बदतमीजी करते हैं लोगों से। देखिए अब ये जो वाकया हुआ है ये तो एक देखे अच्छा ये सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, ये आइसोलेटेड वाकया नहीं है, इसमें सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं, 4 मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने मामला रफा दफा करवाया, वो इसके गवाह हैं, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को सारी चीज का यकीनन इल्म हो गया होगा, उन्होंने पूछा होगा, नहीं है तो इसके बाद वो पूछ लेंगे, उनको सारे वाकया उनके नोटिस में भी आ जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि आप अगर एक वाकये दूसरे पे तीसरे पे इग्नोर करेंगे तो फिर ये चीजें तो होंगी। आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब इस बात पे उनको फारिग कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े पर इमरान खान साहब उनको मिनिस्ट्री से हटा देंगे, उनसे कलमदान वापस ले लेंगे, ऐसा मुझे तो लग नहीं था। क्योंकि जो पिछले माजी के जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उसको अगर देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए तो मुझे तो इससे उनके खिलाफ कोई एक्शन होता नजर नहीं आता। अब उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो फवाद चौधरी को बैक कर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये मिनिस्टर बने हुए हैं, इन तमाम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह से खुली छुट्टी दी गई तो फिर कल इनके हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं है। तो मुझे अब मेरा ख्याल है कि एक्शन का वक्त है, एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो किसी भी शरीफ आदमी की इज्जत जो है उस पर हाथ डाल सकते हैं, उसको बुरा और उनको किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, वो एक बदमस्त हाथी की तरह दंदनाते फिर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मुझे तो ये लग रहा है कि किसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये किसी मिनिस्टर को नहीं हुआ है, काबीना में भी दस्तगिरबा हो जाएंगे सर, दस्तगिरबा हो जाएंगे। कई दफा इमरान खान साहब को बीच में आना पड़ा है, अभी भी रफा दफा मामला वहां पर मौजूद दीगर लोगों ने करवाया है, मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, वजीर थे, मामला रफा दफा करवाया। कई दफा इमरान खान साहब कहना पड़ा कि भाई अब सब खामोश हो जाओ, मैं अलग अलग मिलूंगा आपसे। अभी ये क्या हुआ कि ये जो चांद साहब वाला मामला है असेंबली के अंदर या ओवरऑल उनके बयान ऐसे होते हैं जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, उस पर भी इमरान खान साहब खामोश रहते हैं। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कई दफा तल्ख कलामी आपस में हो जाती है, इनकी मुजरा की आपके सामने डिसिप्लिन ही नहीं है। फिर कहते हैं जी अच्छा अलग अलग मिलो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मसला हो जाता है। शहबाज गिल साहब और ये अभी नदीम अफजल चांद साहब के दरमियान चले जो नोकझोंक हुई, उसके बाद इमरान खान साहब को कहना पड़ा कि भाई कंट्रोल करो, इस तरह से ना करो, किसी को शिकायत है वो फैसल बाहर जाकर मसला खड़ा जो इमरान खान के सामने बात हुई। लेकिन जब जिस दौर में इमरान खान साहब कप्तान होते थे क्रिकेट टीम के, तो उसमें किसी की जरूरत नहीं होती थी। आप देख रहे हैं, मैंने कई दफ़ा मुझे मौका मिला, मैंने वसीम अकरम दीगर लोगों के आप इंटरव्यूज़ करें, वो कहते हैं हमारी जरूरत नहीं होती थी, इतना इमरान दबा रोब था कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता था। पता नहीं क्या वजह है कि इमरान खान साहब उस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन ये वाकई लम्हा फिक्रिया है कि अगर अभी भी कंट्रोल ना किया तो पता नहीं फिर आगे ये बात बढ़कर कहाँ तक जाएगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।